हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। और हम पढ़ रहे थे आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स चैप्टर नंबर 2, जो कि हमने देख लिया था। अब हम इसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं स्टेप अकेडमी के ऐप के बारे में। ओके, तो स्टेप अप अकेडमी का जो ऐप है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप में आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेंगे और पढ़ते पढ़ते अगर कभी डाउट आ जाए तो उसके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस भी हैं। ओके, लाइव टेस्ट सीरीज है जहाँ पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो कि आपको कितना आता है और कितना नहीं। साथ ही साथ पर्सनलाइज असिस्टेंस, करियर काउंसलिंग 24/7 आप इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर आप अपने फ्रेंड को रेफ़र करोगे तो कुछ गिफ्ट या प्राइज़ भी आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको नोट्स जो हैं वो फ्री मिलेंगे। ओके, इसके साथ आप हमारी स्टेप अप अकेडमी की जो वेबसाइट है उसे भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे फ्री स्टडी पैकेज मिलेगा। अपडेटेड प्लेलिस्ट है ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर क्लासेस 6 to 12। ओके, चलिए, तो ये सब दोनों चीज़ें हमारी ज़रूर चेक करिएगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है उसका हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लिया है। ओके, एनिमल्स में कैसे होता है, जो ग्रास ईटर्स होते हैं जैसे कैटल्स, काउस, उनमें कैसे होता है, अमीबा में कैसे होता है, सबकी बातें हमने कर चुकी है। अब बारी है एनसीईआरटी सॉल्यूशन की। जो क्वेश्चंस आपके चैप्टर के बाद में दिए हैं ना, उनके सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? The dash present in the stomach kills the harmful bacteria that may enter along with the food. तो stomach में क्या क्या present होता है? stomach में present होता है HCl, mucus and pepsin. ओके, ये तीनों चीज़ें हमें स्टमक में मिलती है। अब पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। म्यूकस जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट से स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्टेड रखता है। ओके, और HCl जो है वो क्या करता है? वो स्टमक में हार्मफुल बैक्टीरिया फूड के साथ अगर कोई आ रहे हैं तो उनको ख़त्म करने का काम करता है। साथ में पेप्सिन अपना काम कर सके इसके लिए ये एसिडिक एनवायरनमेंट बना के देता है, क्रिएट करता है। ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? HCl। ओके, HCl। Animal get their food from either directly or indirectly by eating plants that eat plants. ओके, ये क्या है? Plants get their food from dash. Okay. Plants get their food from plants either directly or indirectly by eating animals that eat plants. ओके, तो एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? एनिमल्स को फूड जो है प्लांट से ही मिलता है। All organism require dash for growth, repair and functioning of the body. All organism require food या फिर nutrition for their growth, वैसे food आएगा, okay, for growth, repair and functioning of the body. We get hiccups when food particles enters too. हिकअप्स आते हैं जब फूड पार्टिकल कहाँ एंटर हो जाता है? ट्रैकिया में, विंड पाइप में, राइट? तो ये आंसर यहाँ पे आ चुका है। तो डैश जो फर्स्ट आंसर था वो क्या था? एसिड। मैंने बताया था HCl। ठीक है, एसिड कौन सा प्रेजेंट होता है स्टमक में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है? एनिमल्स को फूड जो है वो प्लांट से मिलता है। डायरेक्टली मिलेगा या फिर इनडायरेक्टली मिलेगा। ओके, ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सारे ऑर्गेनिज्म को क्या ज़रूरत है? किसकी ज़रूरत है? फूड की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है भाई? ग्रोथ करने के लिए, डेवलपमेंट शो करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए, फंक्शनिंग के लिए। ओके, फिर आते हैं वी गेट हिकअप्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। हमें हिकअप्स आते हैं, हमें हिचकियाँ आती है जब फूड पार्टिकल जो है हमारे ट्रैकिया में या विंड पाइप में एंटर हो जाता है। ओके, अच्छा और भी है, लेट्स सी। द डैश ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। द कन्वर्जन, ओके, द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ द ब्रेक डाउन, नॉट कन्वर्जन, डाइजेशन लिखा ना तो क्या आएगा यहाँ पे? ब्रेक डाउन। ओके, ब्रेक डाउन। एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा इज सलाइवरी अमाइलेज या सिंपल अमाइलेज। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। जी हाँ,
ओके। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट मतलब फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन, खाना पचाना यानी कि डाइजेशन। ओके। एंजाइम और सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवा में प्रेजेंट होता है सलाइवरी अमाइलेज। और ये एक्ट किस पे करता है? ये एक्ट करता है स्टार्च पर। ओके। किस पर एक्ट करता है? ये स्टार्च पर एक्ट करता है। चलिए, ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। डायरिया इज अ कंडीशन इन विच वन पासेस वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। जी हाँ, लूज मोशन जो होते हैं उसको हम डायरिया बोलते हैं। ईसोफेगस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड? नो, नॉट एट ऑल। एंड ingestion is the breakdown of complex component of food into simple substances? No, false. Ingestion मतलब mode of taking in food. Digestion का मतलब होता है breakdown of complex component of food into simpler substances. Sugary products are the major cause of the tooth decay. जी हाँ, food is taken in through the food mouth. जी बिल्कुल सही बात है। Alimentary canal begins at the anus and ends in the buccal cavity. Okay, alimentary canal जो है, नो, ये उल्टा बोल दिया इन्होंने, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। ओके, तो डायरिया जो है इज अ कंडीशन विच वन पासेस वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। ट्रू, सही आंसर है लूज मोशन। डायरिया का मतलब होता है लूज मोशन। ओके। ईसोफेगस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड? बिल्कुल नहीं, फॉल्स है। ईसोफेगस एक ऐसा पार्ट है ना जहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है। ओके, ईसोफेगस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है, बस वो माउथ को स्टमक से कनेक्ट करने का काम करता है। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। ओके। इंजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड? नो, इंजेशन इज द ब्रेकडाउन, ये गलत है, यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। ओके, क्या आना चाहिए? फॉल्स। इस इधर डाइजेशन होता तो हम सही बोलते, ये आंसर यहाँ पे गलत लिखा है, दिस इज फॉल्स। इंजेशन इज मोड ऑफ टेकिंग इन फूड, है ना। शुगरी प्रोडक्ट्स आर द, यस बिल्कुल सही है। टूथ डिके, हमारे दांत जो सड़ जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, वो किसके कारण होता है? ज्यादा से ज्यादा शुगरी प्रोडक्ट्स के कारण होता है, ये ट्रू है। ओके। फूड इज टेकन इन थ्रू द माउथ? बिल्कुल, ये वाली जो प्रोसेस है दिस इज नोन एज इंजेशन। ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस एट द एनस? ओके, ये दोनों नीचे वाले फॉल्स है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है? एनस पे। चलिए अब हम चलते हैं वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स पे। नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? चलिए नाम बताइए, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? लिवर होता है। लिवर हमारे ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। और ये सिक्रीट क्या करता है? ये सिक्रीट करता है, ये सिंथेसाइज करता है बाइल। ओहो, यहाँ पे कलरफुल पेन चलते हुए, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन डाइजेशन, हमें डाइजेशन को डिफाइन करना है। तो डाइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स component of food into simpler one is known as digestion. The process of breakdown of complex substance of food into simpler form is called digestion, breaking down of food. ठीक है, फूड को हम स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, खाने को पचा रहे हैं, पचाना इज नोन एज डाइजेशन। क्लियर? चलिए, नेम द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। हमें एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स लिखने हैं। अब बच्चे दो टाइप के देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम में ना दो पार्ट्स आते हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक ग्लैंड्स। ओके, तो जितने भी ऑर्गन है इट कम्स अंडर एलिमेंट्री कैनाल। तो क्या क्या हो गया? हमारा माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, हमारा स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस, ये होता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल। बक्कल कैविटी या फिर ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये हमारा क्या हो गया? एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हो गए। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमारा आता है पेनक्रियास, लिवर, ये सारे सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सब सारे हमारे किस में आते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पे। डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट से बना हुआ है, दो पार्ट्स आते हैं, एलिमेंट्री एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री के ये सारे पार्ट्स हो गए और ग्लैंड्स कौन कौन से हो गए? लिवर हो गया हमारा, पेनक्रियास हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए। ओके, चलिए, नेम द ग्लैंड्स दैट सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। हमें ग्लैंड्स का नाम बताना है जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं।
तो मैंने अभी क्या बताया कि सलाइवरी ग्लैंड हो गए, है ना, लिवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, ये सारे किस में आते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में आते हैं, जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। लिवर जो है बाइल जूस सिक्रीट करता है, पेनक्रियास जो है वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करते हैं। ओके, नेम द मोड ऑफ फीडिंग ऑफ एन ant एंड मॉस्किटो। एंड और मॉस्किटो जो है वो कैसे फीड करते हैं, हमको उनका मोड बताना है, टाइप बताना है। तो द मोड ऑफ फीडिंग ऑफ ant इज स्क्रैपिंग एंड द मोड ऑफ फीडिंग ऑफ मॉस्किटो इज सकिंग। ओके, एंट का क्या होता है, स्क्रैपिंग, वो स्क्रैप करती है, ऐसे 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 स्क्रैप करती है, और मॉस्किटो क्या करता है, सकिंग करता है। ओके, सक करता है वो, ठीक है। नेम रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स वो होते हैं जिनके पास रूमिन प्रेजेंट होता है, जैसे कि काउज। ओके, ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफेलोज एंड डियर। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि इनके पास रूमिन प्रेजेंट होता है। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। हमें अलग अलग टाइप के दांतों के बारे में बताना है। ओके, तो कौन कौन से होते हैं वो, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर। ये हमारे अलग अलग टाइप के दांत होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर। नेम द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कुछ याद आया, क्या होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में प्रेजेंट होता है, इनर वॉल्स में, ठीक है। सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल है, ओके, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऐसे नहीं बताना चाहिए, रुक जाओ मैं बता रही हूँ कैसे। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, तो इसकी वॉल्स में क्या प्रेजेंट होती है, ऐसे ऐसे विलाय प्रेजेंट होती है। ओके, ये इनर वॉल में विलाय प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कैसा होता है, दिखता है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है, विलाय। विलाय का काम क्या होता है, विलाय का काम होता है कि वो अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ा सके, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके, किसका, न्यूट्रिएंट्स का ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो सके। ओके, तो कौन कौन से होते हैं, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। फैट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनका क्या बढ़ाती है, ये अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ाती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, और ये अब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाती हैं, ठीक है। चलिए, नेम द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड रेसिडुअल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे ये पूछा गया है कि हमें ऐसे ऑर्गन का नाम बताना है जो ह्यूमन बॉडी से अनअब्जॉर्ब फूड और अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर, रेसिड्यू को, ठीक है, बचा कुचे को, जो अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब बचा कुचा सब्सटेंसेस मटेरियल बचा है, उसको ह्यूमन बॉडी अपने किस पार्ट से, किस ऑर्गन से बाहर निकालती है, रिमूव करती है। तो हमने पढ़ा है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट होता है माउथ से और इट एक्सटेंड्स अप टू एनस। एनस जो है वो लास्ट पार्ट, और एनस के थ्रू ही ह्यूमंस जो हैं इसको अपनी बॉडी से किसको, अनअब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, ओके, रिमूव करते हैं। क्लियर है? कुछ और क्या बताना था इसमें, कुछ और भी बताना था, ओके, ठीक है। हाँ, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन। इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं, ठीक है। नेम द टाइप ऑफ फूड ऑफ आंट। हमें आंट मतलब वो चींटी किस टाइप का फूड खाती है वो हमें बताना है। एंड शुगर खाती है, फूड पार्टिकल्स खाती है, गर्मियों में ये निकल के आती हैं और सारा खाना हमारा खा जाती है ना।
तो शुगर पार्टिकल, फूड पार्टिकल, जो भी अगर आपके यहाँ रोटी ब्रेड वगैरह बची हो तो ये सारी चीज़ें कौन खाती है? चींटियाँ खा जाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। What do you mean by animal nutrition? Animal nutrition से आपका मतलब क्या होता है वो हमें बताना है। Animal nutrition includes requirement of nutrients, mode of intake of food and its utilization in the body. Animal nutrition का मतलब होता है mode of intake of food and its utilization by the body. एनिमल्स जो खाना खा रहे हैं, अब वो खाना क्यों खा रहे हैं? ताकि उस खाने को बॉडी यूज कर सके। और ये डेफिनेशन है किसकी? न्यूट्रिशन की, जो हमें याद रखनी है क्योंकि ये चीज़ हम हायर क्लासेस तक पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय एनिमल न्यूट्रिशन? Animal nutrition includes requirement nutrients, mode of taking in food and its utilization by the body. ओके, ये अगर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पूछी जाए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, तो हम ये जो डेफिनेशन है यहाँ से, ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट है ना, ये हम लिखने वाले हैं। ठीक है, अगर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन पूछा जाए, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन तो हम बहुत ही क्या बताऊँ, फिल इन द ब्लैंक्स में भी हमने पढ़ा था, हमने ट्रू एंड फॉल्स में पढ़ा था। तो डाइजेशन की डेफिनेशन होती है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल वन इज नोन एज डाइजेशन। Okay, digestion is the process of breakdown of complex components of food such as carbohydrates into simpler substance that is absorbed and assimilated in the body. क्या होता है अब्जॉर्प्शन, क्या होता है डाइजेशन, क्या होता है? तो डाइजेशन तो हमने पढ़ लिया। ओके, अब फर्स्ट स्टेप कौन सी होती है? फर्स्ट स्टेप होती है इंजेशन वाली। इंजेशन इज फर्स्ट स्टेप, डाइजेशन इज सेकेंड स्टेप, अब्जॉर्प्शन इज थर्ड एंड एसिमिलेशन इज फोर्थ, और लास्ट वाली होती है इजेशन की। ओके, तो इंजेशन मतलब मोड ऑफ टेकिंग इन फूड, ये हमने देख लिया। डाइजेशन हम काफी देर से देखते हुए आ रहे हैं कि क्या होता है, ये ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। फिर होता है थर्ड पार्ट, थर्ड स्टेप अब्जॉर्प्शन। अब ये जो फूड पार्टिकल्स सिंपलर में ब्रेक डाउन हो गए हैं, इनका अब्जॉर्प्शन होगा। ये इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होंगे थ्रू विलाई। किसके थ्रू? विलाई के थ्रू। और कहाँ जाएंगे? ये आ जाएंगे ब्लड में। ओके, फिर होता है एसिमिलेशन। अब हम पढ़ रहे थे कि मोड ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो ये जो नेक्स्ट जो सेकेंड लाइन थी ना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, तो ये क्या है? एसिमिलेशन। अब बॉडी इस अब्जॉर्ब फूड को, इस अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगी? यूज करेगी। ओके, क्या करेगी? यूज करेगी। क्लियर? चलिए, ये बात हो गई। लास्ट स्टेप क्या थी? इजेशन। नेम डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग इन एनिमल्स। हमें अलग अलग मोड्स बताने हैं एनिमल्स में कि वो कैसे फीड करते हैं, कैसे इंजेस्ट करते हैं, कैसे खाना लेते हैं। ओके, तो स्क्रैपिंग, चूइंग, ब्रूइंग, कैप्चरिंग एंड swallowing, सकिंग एक्सेट्रा आर द डिफरेंट मोड ऑफ फीडिंग इन एनिमल्स। ओके, ये सारे मोड से फूड एनिमल्स जो हैं फूड को इंजेस्ट करते हैं, इनटेक करते हैं। क्लियर? What are villi? What are their location and function? Villi are finger-like projection. ठीक है, ये क्या होते हैं? फिंगर-like projection होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। लोकेशन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। फंक्शन क्या है? ये अब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करते हैं। The inner wall of the small intestine has thousands of finger-like outgrowths या projection called villi. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, आउटग्रोथ्स होते हैं, जिन्हें हम विलाई बोलते हैं। दीज आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। द विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ओके, ये क्या करते हैं? ये फूड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्ब हो सके, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। कौन करते हैं? विलाई। विलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और इनका काम होता है कि अब्जॉर्प्शन एरिया बढ़ा सके। किसका? फूड का। ओके, चलिए, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड? विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट डाइजेस्ट? बाइल कहाँ बनता है? ओके,
और ये फूड का कौन से कंपोनेंट को डाइजेस्ट करता है? तो बाइल जो है वो लिवर में बनता है और ये एक्ट करता है फैट पर। किस पे एक्ट करता है? फैट पर। ओके, बाइल इज प्रोड्यूस इन द लिवर एंड इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। ओके, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है? लिवर प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करके रखता है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाता है, इसको थोड़ा और विस्कस थिक करता है। ओके, द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। बाइल किस में काम करता है? फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। फैट जो एक कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है फूड का, उसको ये स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देता है। ओके, ब्रेक डाउन करता है। ओके, ये फैट्स को कन्वर्ट करता है किसमें? फैट ड्रॉपलेट्स में। किस में कन्वर्ट करता है? ये फैट्स को फैट ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है। ओके, तो बाइल लिवर बनाता है, स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर करता है। और बाइल का काम क्या होता है? बाइल जो है वो फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants बट नॉट बाय ह्यूमन, गिव द रीजंस ऑल्सो। ओके, हमें ऐसा कार्बोहाइड्रेट का टाइप बताना है जो रूमिनेंट्स मतलब काउस, बफेलोस, डियर ये सब डाइजेस्ट कर सकते हैं बट ह्यूमंस नहीं, और रीज़न बताना है। तो भाई इसका आंसर है सेल्यूलोज। ओके, सेल्यूलोज जो होता है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। इनको डाइजेस्ट करने के लिए इनके पास एंजाइम्स होते हैं। किसके पास एंजाइम्स होते हैं? रूमिनेंट्स के पास, बट ह्यूमंस के पास नहीं होते। सेल्यूलोज इज अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स। Ruminants have large sac-like structure between the small intestine and large intestine. The cellulose of the food is digested by the action of certain bacteria which is not present in human beings. Okay, ठीक है, अब मैंने वो बोल दिया था बट कोई बात नहीं। Ruminants जो होते हैं उनके पास large sac-like structure होता है, एक पाउच के जैसा स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, और इनके पास स्पेशल बैक्टीरिया होता है जो सेल्यूलोज को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ओके, बट ह्यूमन बींग्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता। ह्यूमन बींग्स के पास ना सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया होता है, ना ही एंजाइम होता है। ओके, इसलिए ह्यूमंस जो हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बट ह्यूमनेंट्स काऊ बफेलोज के पास बैक्टीरिया है, इसलिए वो सेल्यूलोज को जो है डाइजेस्ट कर लेते। सेल्यूलोज क्या है? इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, चलिए, Why do we get instant energy from glucose? हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है वो हमें बताना है। Because glucose easily break down in the cell with the help of oxygen and give carbon dioxide, water and energy. ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। ओके, हम ऑक्सीजन लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, तो ये ऑक्सीजन हमें क्यों ज़रूरी है? ये ऑक्सीजन ज़रूरी है ताकि ये ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज को तोड़ सके। क्या कर सके? ग्लूकोज को तोड़ सके। ब्रेकडाउन लिखा है ना, ब्रेकडाउन का मतलब तोड़ना। ओके, ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज में जो एनर्जी स्टोर्ड है ना वो रिलीज होगी। अब समझ में आया कि हम ऑक्सीजन अंदर क्यों लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। इसलिए है क्योंकि जो हमने खाना खाया उसको खाने को हमारी बॉडी ने ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करके रखा। अब ग्लूकोज से हमें एनर्जी चाहिए, तो ग्लूकोज से एनर्जी कब मिलेगी? जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा कौन? ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगा कौन? ऑक्सीजन। और हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगी एनर्जी। क्या मिलेगी? एनर्जी, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी। ठीक है, तो एनर्जी क्या पूछा था यहाँ पे कि वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी? हमें ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिलती है? क्योंकि ग्लूकोज को तोड़ता है ऑक्सीजन, ग्लूकोज में स्टोर रहती है एनर्जी। जैसे ही ग्लूकोज ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। क्लियर? चलिए, what are milk teeth and permanent teeth? The first set of teeth growing during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. Okay? हमसे क्या पूछा गया है? हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में क्या डिफरेंस है। ओके, तो जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं, जो पहली बार हमारे दांत निकलते हैं,
उन दांतों, वो दांत जो है वो टूट जाते हैं, है ना, दांत टूट के नया दांत आता है। तो जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं वो टीथ 6 to 8 years में वो टूट के गिरने लगते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं वो। These are termed as milk teeth. इनको क्या बोलते हैं? इनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं। ओके, द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। अब वो जो दांत निकल के गिरता है उसकी जगह दूसरा नया दांत आता है ना। तो ये जो दूसरे दांत आ रहे हैं, जो सेकेंड सेट ऑफ टीथ है, इनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ। The permanent teeth may last throughout our life or fall off during old age. ओके, तो ये जो परमानेंट टीथ हैं ये हमारे साथ हमेशा होते हैं, ठीक है, जब तक हमारी ज़िंदगी तब तक होते हैं, बट कभी कभी ये भी टूट जाते हैं, कभी चोट से टूट जाते हैं, या फिर जैसे जैसे हम बुढ़े होते जाते हैं तो ये दांत टूटने लगते हैं। ओके, तो जो मिल्क टीथ होते हैं वो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं जो 6 to 8 years में टूट जाते हैं, ठीक है, निकल जाते हैं। उसकी जगह नए दांत आते हैं, उनको हम परमानेंट टीथ बोलते हैं। ओके, तो ये डिफरेंस है मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स, ग्रास, डिस्कस। ओके, क्या हम सिर्फ और सिर्फ लीफी वेजिटेबल, ग्रास पे, रॉ, कच्ची, उसमें रह सकते हैं? We know that animals like most of the bacteria, non-green plants and human beings do not possess the ability to synthesize their own food. हमें पता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं और जो एनिमल्स हैं उनके पास फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी नहीं होती, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। Okay, therefore they depend upon autotrophs for their food supply either directly or indirectly. इसलिए जो एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट प्लांट्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। ओके, द green plants, leafy vegetable, grass trap solar energy and manufacture their food in the form of glucose. So leafy vegetable and grass can provide sufficient energy required for the survival of human beings. Okay, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उससे खाना बनाते हैं। उससे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। ओके, उससे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। तो लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, ग्रास जो होते हैं, वो हमें सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण हम सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे यही चीज लिखी है। तो write one similarities and one difference between nutrition in amoeba and human beings. हमें एक सिमिलैरिटी बतानी है कि अमीबा और ह्यूमन बींग्स में क्या सिमिलैरिटी है न्यूट्रिशन को लेके, और एक हमें डिफरेंस बताना है। तो क्या है सिमिलैरिटी? ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड इन अमीबा डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इन फूड वैक्यूल। ओके, अमीबा जब अपना फूड डाइजेस्ट करते हैं तो ये किसकी हेल्प से करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से। ये डाइजेस्टिव जूसेस कहाँ सिक्रेट होते हैं? फूड वैक्यूल में, और वहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है। वहीं जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं, रिलीज करती है, जिससे डाइजेशन होता है। They act on the food and break it into simpler substances. In human beings, the inner wall of stomach and the small intestine also secretes the digestive juices. The digestive juices convert complex substances of food to simpler one. अब ये digestive juices का काम क्या होता है? Digestion करने का। That means ये complex substances को convert करती हैं simpler absorbable form में। Okay? तो ये similarity हुई इसमें अमीबा और human beings में। अब क्या है डिसिमिलैरिटी, क्या है डिफरेंस, क्या है? अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल, द फूड इज ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। ओके, तो अमीबा जो है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म पे फीड करती है,
ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो माइक्रोस्कोपिक। ओके, जब उसको फूड सेंस होता है, उसको सब पता चलता है अरे हाँ खाना है कहीं पे, फूड पार्टिकल है, तो अपना सूडोपोडिया निकालती है, वो अपना साइटोप्लाज्म बढ़ाती है, किसके फॉर्म में, सूडोपोडिया फॉल्स फीड के फॉर्म में। ओके, ताकि फूड पार्टिकल को वो ट्रैप कर सके। जैसे ही वो फूड पार्टिकल को एंगल्फ कर लेती है तो क्या फॉर्म होता है, फॉर्म होता है फूड वैक्यूल। क्लियर? ऐसे अमीबा अपना फूड को ट्रैप करती है। अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स टेक फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। द फूड इज ग्रेजुअली डाइजेस्टेड एज फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। ह्यूमन बींग्स जो है फूड को लेते हैं माउथ से, इंजेशन की प्रोसेस होती है माउथ से, और इसके बाद डाइजेशन की प्रोसेस पूरे जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल है, वहाँ पे फूड का ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे आराम आराम से फूड का डाइजेशन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है। ओके, तो ये डिफरेंस है अमीबा और ह्यूमन बींग्स में। तो यहाँ पे जो है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन होते हैं कंप्लीट। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।